नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। ये कार्यक्रम है सेहतनामा। इसमें हम डॉक्टर्स को अपने स्टूडियो में बुलाते हैं, उससे बात करते हैं और जानते हैं बीमारियों के बारे में, और ये भी जानते हैं कि किस तरह से हम इन बीमारियों से दूर रह सकते हैं, बच सकते हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राशिद अंजुम, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जम्मू में ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट से डील करते हैं। सर, आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। जी, इट्स अ प्रिविलेज टू बी एट द दूरदर्शन केंद्र। थैंक यू सर। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि जिस तरह से आप यंग एम्बेसडर गए थे ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ का किस तरह का एक्सपीरियंस आप लेकर आए हैं, किस तरह का एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहते हैं हमारी जनता के साथ? जी, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा इस प्रोग्राम के बारे में बताना चाहता हूँ कि यंग एम्बेसडर प्रोग्राम जो है ये एशिया पैसिफिक ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन, जो कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन है, उसके द्वारा किया जाता है, जिसमें हर साल हमारे जो एशिया पैसिफिक रीजन की कंट्रीज़ हैं उसमें से एक सर्जन जो लेस देन 45 ईयर्स ओल्ड होते हैं, बेस्ड ऑन देयर रिसर्च और पब्लिकेशन प्रेजेंटेशंस, उसको सेलेक्ट करते हैं फॉर द कॉन्फ्रेंस, और जहाँ पे थोड़ा हॉस्पिटल विजिटेशन भी होता है टू सी के वहाँ के हॉस्पिटल्स कैसे काम करते हैं, और टू ग्रूम देम फॉर द फ्यूचर ऑफ लीडरशिप इन ऑर्थोपेडिक्स ऑल्सो। तो जो मेरा एक्सपीरियंस ऑस्ट्रेलिया का था वो काफ़ी अच्छा रहा है, और मतलब जैसे उनकी हॉस्पिटल की वर्किंग कैसे है, वहाँ क्या डिफरेंट होता है, वो क्या कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें, और उनमें से जो चीज़ें बेस्ट होते हैं हम ट्राई करते हैं कि वो हम अपने एरिया में वापस लेके आएँ या वो करें। और इस एक्सचेंज से एक म्यूचुअल बेनिफिट होता है, मतलब कुछ चीज़ें हमारी जो कॉस्ट इफेक्टिव हैं दे लाइक एंड वाइस वर्सा ऑल्सो। और रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ बहुत रहती हैं, जिससे कि जैसे हमारा हॉस्पिटल अगर है कि वो ऑस्ट्रेलिया के किसी हॉस्पिटल में जैसे कुछ कंडीशंस हमारे यहाँ कॉमन है, कुछ उधर कॉमन है, तो उन पे एक कलेक्टिव या कोलैबोरेटिव रिसर्च की जा सकती है, जिसका मतलब बेस्ट यूज़ होगा फॉर पीपल एवरीवेयर। ओके, जिस तरह से आप ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट से डील करते हैं, क्या प्रॉब्लम्स, जनरल प्रॉब्लम्स के बारे में आप शेयर करना चाहते हैं कि जो आज की डेट में नॉर्मल हो चुकी हैं हमारी जनता में? जी, अगर आप उसमें बोले तो सबसे कॉमनली तो जैसे अगर आप देखेंगे एक हर दूसरा या तीसरा आदमी लो बैक पेन के साथ ही आता है, तो कमर का दर्द वो एक कॉमन आजकल हम मतलब बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, जैसे नी पेन हो गया, हिप पेन हो गया, ये कुछ एज रिलेटेड डिजेनरेटिव कंडीशंस होगी, वो भी काफ़ी कॉमनली हम देखते हैं। उसके बाद जैसे पीडियाट्रिक कंडीशंस होगी, उसमें कंजेनाइटल भी होगी, डेवलपमेंटल हैं, कुछ डाइट रिलेटेड हैं, कुछ सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से हैं। तो आर्थोपेडिक्स में मतलब सारी ब्रॉड क्लासिफिकेशंस अगर आप सोचें तो मतलब कंजेनाइटल भी होती हैं, डेवलपमेंटल भी हैं, डाइट रिलेटेड भी हैं, डीजेनरेटेड भी हैं, ओवर यूज़ की वजह से भी, और स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज भी हमारे पास कॉमनली आती हैं। जिस तरह से आपने स्पोर्ट्स इंजरीज की बात की है, उसके बारे में किस तरह से आप जागरूक करना चाहेंगे हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स को कि किस तरह से वो इससे बच सकते हैं और रिकवरी रेट कैसा रहता है? स्पोर्ट्स इंजरीज का सबसे बेस्ट रहता है कि एक तो एक्सरसाइज या कुछ भी करने से पहले प्रॉपर वार्म अप बहुत ज़रूरी होता है, जो अक्सर काफ़ी युवा लोग नहीं करते हैं वार्म अप। प्रॉपर वार्म अप लेने के बाद उसके जो प्रॉपर फॉर्म में करनी है एक्सरसाइज, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद जो एक ट्रेनर का है मतलब उसका यूज़ करना चाहिए प्रॉपरली। ये इंजरी से बचने के सबसे बेस्ट तरीके यही हैं, एक प्रॉपर वार्म अप, प्रॉपर फॉर्म में करना है, और एडुकेटली, मतलब अगर आप किसी एक चीज़ के लिए ट्रेन नहीं है तो डायरेक्टली जंप उसमें नहीं करना है जब तक कि आपको पूरा उसका आइडिया ना हो। रिकवरी या जो आप बोलेंगे वो हर कंडीशन का अलग रहता है, बट जनरली स्पोर्ट्स इंजरीज को काफ़ी अच्छे से ट्रीट किया जाता है, आर्थ्रोस्कोपिकली मैनेज करते हैं, और रिहेबिलिटेशन ठीक रहता है, क्विकर रहता है, फास्ट रहता है। ओके, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सर्वाइकल प्रॉब्लम बहुत बढ़ चुकी है और ये बढ़ती जा रही है, और अगर हम उन स्टूडेंट्स की बात करें या कुछ लोगों की बात करें जो मोबाइल फोन्स में पूरा दिन ज़्यादातर उनका काम होता है, या वो रहते हैं, रहना चाहते हैं, लैपटॉप्स के साथ जुड़े रहते हैं, उनका जो सिटिंग पोस्चर है वो खराब हो जाता है, तो किस तरह से आप उनको अवेयर करना चाहिए? सबसे ज़्यादा तो एक है कि स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने के कारण काफ़ी प्रॉब्लम है सर्वाइकल का, बहुत ज़्यादा हम युवा अभी देख रहे हैं जिनमें ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बट स्क्रीन टाइम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, कंटिन्यूसली एक बैड पोस्चर मेंटेन है, नेक फ्लेक्स करके रख रहे हैं, और इवन जैसे कुछ एल्डरली लोग अगर आप देखेंगे उनमें तो जो स्क्रीन टाइम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उनमें तो स्मार्टफोन आर्थराइटिस थंब का जो होता है वो भी मतलब कॉमनली आजकल देखने में मिलता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि जब भी आपको करना है, रादर देन अपनी गर्दन झुकाने से, इट्स बेटर कि आप अपने स्क्रीन को अपनी उस लेवल पे लाएं ताकि आपकी गर्दन ठीक रहे,
थोड़ा है। लैपटॉप्स का भी अगेन, क्योंकि आप जब भी लैपटॉप पे काम करते हैं, जो भी आपकी पोजीशन है, तो बेस्ट है कि आपने अपनी टेबल चेयर ऐसे एडजस्ट करनी है कि आपकी बैक स्ट्रेट रहे, नेक स्ट्रेट रहे, तब आप वो काम करें वैसा करके। और रेगुलर एक एक्सरसाइज को इंट्रोड्यूस करना अपनी रूटीन में, वो बेस्ट है, वो ज़रूरी है, क्योंकि उससे क्या रहेगा कि आपके मसल ट्रेंड रहते हैं, जल्दी फटीग नहीं होंगे, स्ट्रेन नहीं होंगे, तो आपको जैसे सर्वाइकल हो गया या लो बैक पेन का प्रॉब्लम हो गया, इन अदरवाइज हेल्दी इंडिविजुअल्स वो नहीं होगा। अगर हम डाइट की बात करें, जिस तरह से छोटे होते से हम छोटे बच्चों को समझाते हैं कि मिल्क जो है बहुत ज़रूरी होता है, दूध पीना चाहिए, टाइमली पीना चाहिए, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से एक मिल्क एग्जांपल मैंने दी, और भी क्या डाइट्स हो सकती हैं? डाइट में देखिए, जैसे आप मिल्क का बोल रहे हैं कि जैसे ग्रोइंग स्केलेटन हो गया, ये बच्चे हो गए, उनमें कैल्शियम, विटामिन डी दोनों ज़रूरी है, तो मिल्क इज़ अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। तो इसलिए जैसे मिल्क को आप मतलब प्रमोट करते हैं कि मिल्क लें, या मतलब जो भी हेल्दी डाइट्स लेते हैं, आप एग लेते हो, फिश है, ये सारी, ये दीज आर ऑल गुड डाइट्स जो इसके लिए रिच सोर्स है। और आजकल जैसे विटामिन डी जो है, विटामिन डी का सन एक्सपोजर यूजली नहीं हो पाता है, हमारा लाइफस्टाइल वैसा हो चुका है, तो विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन डी सप्लीमेंटेशन कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करवाता है बॉडी में। तो कैल्शियम और विटामिन दोनों साथ के साथ चाहिए, एक के लेने से उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जब तक कि जैसे 25 साल तक की एज में हम अपना बोन स्टॉक बढ़ा सकते हैं, तो जो भी यंगर देन 25 हैं वो इस चीज़ पे रखें कि उनको एक फिजिकल एक्टिविटी में रहना है, कैल्शियम विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन प्रॉपर रखना है, सो दैट उनका बोन स्टॉक अच्छा बन जाए, जो लाइफ लॉन्ग तक उनके साथ रहेगा। क्योंकि 25 के आगे हम ये सिर्फ मेंटेन रख सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते। जी, इसी के साथ हम जानना चाहते हैं कि जो सीनियर सिटीजन हैं हमारे, क्या कॉमन कॉजेज रहते हैं जॉइंट पेन के, जिस तरह से शिकायत आती है उनको जॉइंट पेन की? सबसे कॉमन तो जैसे हमारे एल्डरली जो हैं उनमें हम देखते हैं वो एज रिलेटेड डिजनरेशन होती है, उसमें जैसे नी ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे कॉमन है, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, वो रहता है। उसके बाद डिजनरेटिव चेंजेस स्पाइन में रहते हैं, कमर में, जिसकी वजह से लो बैक एक भी रहता है, ये कॉमनली। फिर कुछ कंडीशंस होगी जैसे इन्फ्लेमेटरी, जैसे रूमेटाइड हो गया, गठिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, कुछ उसकी वजह से भी ये आर्थराइटिस की तकलीफ रहती है। बट सबसे ज़्यादा जो हम देख रहे हैं वो एज रिलेटेड डिजनरेशन होती है। जी, इसके साथ आप ये भी हमें बताइए कि क्या क्लासिफिकेशंस रहती हैं ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में, जिस तरह से आपने रिसर्च की, तो क्या क्लासिफिकेशंस होती हैं, किस तरह की बीमारियां होती हैं, और क्या एज के मुताबिक भी कुछ बीमारियां होती हैं? जी बिल्कुल, अगर आप देखें, हम अगर शुरू करेंगे छोटे बच्चों से, तो सबसे पहले कंजेनाइटल कंडीशंस होती हैं। वो हो गया कि जो पैदा होने के टाइम से ही है, जैसे बच्चों के पाँव का टेढ़ापन हो गया, कमर का टेढ़ापन हो गया, या कोई लिम्ब छोटी है, बड़ी है, या कोई अब्सेंस है किसी पार्ट का, तो वो कंजेनाइटल कंडीशंस हो गई। फिर उसके बाद हमारी डेवलपमेंटल होती हैं कि जो जैसे बच्चा ग्रो कर रहा है, ड्यूरिंग दैट ग्रोथ उनको वो कंडीशन हुई, जैसे डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप, के हिप जो थी वो जॉइंट से बाहर निकल गई आस्ता आस्ता जैसे जैसे बच्चा ग्रो कर रहा था, या विटामिन डी की कमी थी तो दोनों टांगे बाहर या अंदर की तरफ टेढ़ापन आ गया, वो डेवलपमेंटल होगी। फिर ट्रॉमा में सारी कंडीशन आती हैं ट्रॉमेटिक के, किसी को चोट लगी उसमें फ्रैक्चर हो सकते हैं, डिसलोकेशंस हो सकती हैं। उसके बाद इन्फ्लेमेटरी होती हैं, जैसे कि गठिया की तकलीफ होगी, इसमें कुछ तकलीफ़ें बच्चों में भी होती हैं, कुछ बड़ों में भी हो सकती हैं। फिर ट्यूमर्स हो सकते हैं, वो हड्डी के ट्यूमर, जैसे बाकी जैसे हैं वैसे हड्डी के ट्यूमर भी होते हैं, तो वो भी एज वाइज अलग अलग होते हैं जो मतलब इफ़ेक्ट कर सकते हैं। और फिर लास्ट में डिजनरेटिव होते हैं और ओवर यूज और स्पोर्ट्स इंजरीज रहती है। ओके, इसके साथ ही हम एडवांसमेंट की अगर बात करें, आप इतनी देर से इस फील्ड में हैं, इतनी आपने रिसर्च की, तो क्या एडवांसमेंट आ चुकी है ऑर्थोपेडिक्स के फील्ड में? ऑर्थोपेडिक्स की एडवांसमेंट में सबसे पहले बोलूँगा कि जैसे हिप रिप्लेसमेंट जब शुरू में स्टार्ट हुआ था तो इसे कहा था कि सर्जरी ऑफ द मिलेनियम, क्योंकि इसने जितने भी हिप आर्थराइटिस के पेशेंट थे उनको एक ड्रामेटिक रिलीफ इमीडिएटली सर्जरी के बाद मिला था। और अभी अगर आज की आप बात करें तो आज हमारे पास जैसे रोबोटिक सिस्टम्स हैं, जैसे नी रिप्लेसमेंट हिप होगी तो प्रिसीजन लाने के लिए और भी बेटर है। स्पाइन सर्जरीज में सर्वाइकल डिस्क रिप्लेसमेंट हो गए या सर्वाइकल सर्जरीज जितनी भी हम करते हैं, स्पाइन की है, लंबर स्पाइन की है, तो उसमें एक नेविगेशन यूज़ करते हैं जिससे हमें रियल टाइम पता चलता है कि हमारा स्क्रू बिल्कुल प्रॉपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जिससे न्यूरो डेफिसिट नहीं होती, कोई कमज़ोरी नहीं टांगों में आए। तो वो सारी चीज़ें बहुत सी हो सकें। अभी तो VR बेस्ड ट्रेनिंग भी है हमारी, जैसे वर्चुअल रियलिटी है, तो जो हमें किसी को ट्रेन भी करना, वो प्रोसीजर पहले सिमुलेशन में करके देख के फिर आप जाते हैं। और बेसिक सी चीज़ें छोटी सी बोलूँगा, जैसे काफ़ी लोगों को इसकी जानकारी भी होगी, जैसे 3D प्रिंटिंग।
तो अगर हमें जैसे किसी पाँव का कोई टेढ़ापन है उसको ठीक करना है, कॉम्प्लेक्स डिफॉर्मिटी है, टेढ़ापन बहुत ज़्यादा है या जो भी है, हम उसका एक 3D मॉडल क्रिएट करते हैं, तो हम पहले उसको करेक्ट करते हैं सो दैट वी नो कि हमें कौन से स्टेप करने हैं। तो सारी ये चीज़ें हैं जो एडवांसमेंट से क्या होगा कि पेशेंट केयर और इम्प्रूवमेंट जो है या क्वालिटी ऑफ केयर इज इम्प्रूव विद दिस स्टेप। इसके साथ हम ये भी जानना चाहते हैं कि पेन किलर्स जिस तरह से कंज्यूम करते हैं लोग, तो क्या रिकमेंडेशंस रहती हैं कि हमें पेन किलर नहीं यूज़ करनी चाहिए या किस हद तक करनी चाहिए? क्योंकि हमने इसके रिजल्ट्स देखे हैं, किडनी एंड लीवर उसके बाद खराब होना शुरू हो जाता है। तो ये आपने बहुत एक अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं हमारे पास भी काफ़ी पेशेंट है जो 2-2, 3-3 महीने से खा रहे होते हैं, और कई बार ऐसा भी हमारे लोग करते हैं कि मैं आपके माध्यम से एक मैसेज भी देना चाहता हूँ कि एक स्लिप पे उन्होंने दवाई लिखवाई और उससे फ़र्क पड़ गया, तो नेक्स्ट टाइम कुछ भी होगा तो वही दवाई रिपीट करना शुरू कर लेते हैं। तो जो भी है, किसी भी चीज़ का एक्सेस है उसका साइड इफ़ेक्ट भी रहते हैं। पेन किलर मेडिकेशंस एक थोड़े टाइम के लिए, एक डॉक्टर ने जो कुछ पेशेंट के पूरा हिस्ट्री लेके सोच के रखा है, वो यूजली 5 डेज 10 डेज इस तरीके से रखा होता है। उसके बाद वो नहीं लेना होता। एक शॉर्ट कोर्स में वो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। बट इशू क्या होता है कि जब ये प्रोलॉन्ग चलता रहता है, आप 1 मंथ 2 मंथ ले रहे हैं और किसी में प्री डिस्पोजिंग कंडीशन होता है, जैसे किडनी में ऑलरेडी कोई चीज़ है, तो उनमें ये ज़्यादा एग्जैजरेटेड सिम्टम्स रहेंगे। तो इसलिए कोई भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं, और पेन किलर फॉर एज लेस टाइम एज पॉसिबल, जितने कम समय। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राशिद अंजुम, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जम्मू में कार्यरत हैं, और इनका डिपार्टमेंट है ऑर्थोपेडिक्स। अगला सवाल इनसे हम ये पूछना चाहते हैं कि किस तरह की एक्सरसाइजेज आप रिकमेंड करना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, और जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं वो किस तरह की एक्सरसाइजेज करें कि ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में बहुत ज़रूरी हो जाए उनका आना, या मतलब पहले अगर उनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल जैसे हमारी हो चुकी है जैसी, तो वो बच सकें। सबसे पहले तो ये है कि जैसे युवा जो भी हैं, मैक्सिमम मैं देखता हूँ कि जिम के काफ़ी शौकीन होते हैं, जिम में जाना चाहते हैं, बट अगेन जिम में भी यूजली दे प्रेफर हैवी एक्सरसाइजेस, प्रॉपर फॉर्म नहीं रखते हैं, फिर इंजरी लेके आते हैं। वो इंजरी जो है जो बड़े आराम से मतलब प्रिवेंट की जा सकती थी। सो द बेस्ट इज़ ऑलवेज टू गो फॉर कोर स्ट्रेंथनिंग, बैक स्ट्रेंथनिंग, कि वो आपके सबसे क्रूशल मसल है। एल्डरली में काफ़ी प्रोग्राम्स हमारे रहते हैं, जैसे बाहर की देश में भी रहते हैं, उसमें कहते हैं हम फॉल प्रिवेंशन। तो उनको हमें बैलेंस प्रमोटिंग एक्सरसाइजेज जो होती हैं जिसमें उनका बैलेंस रहे, क्योंकि जो एल्डरली हैं उनका बोन स्टॉक कम हुआ रहता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, यूजली उनको हड्डियाँ वीक होती हैं। तो अगर उनको गिरने का रिस्क है तो फ्रैक्चर का रिस्क ज़्यादा होता है। तो उनको वो एक्सरसाइज सिखाई जाती है जिसमें उनका बैलेंस जो है वो मतलब वो स्टेडी रहना सीखें और बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को प्रमोट करें। तो ये एक्सरसाइज के प्रॉपर प्रोग्राम होते हैं जो जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में कराते हैं, दिस आर कॉल्ड फॉल प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज। तो वो उसमें करेंगे ताकि उनको गिरने के चांसेस कम रहे या वो रिस्क रहे। और नी के लिए जैसे आप क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करते हैं मसल के, कि ताकि आपके मसल स्ट्रांग रहे, नी पेन फ्रीक्वेंटली ना हो और आप सिम्टम फ्री जितने मतलब कंफर्टेबली रह सकते हैं तो रहे। आपने जिस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात की, तो अगर हम कंपेयर करें अपने इंडिया की साइकोलॉजी और जिस तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं, जैसे हमारा लाइफस्टाइल है, तो अगर हम कंपेयर करते हैं, जैसे आप अभी यंग एम्बेसडर के तौर पे भी वहाँ पर गए थे ऑस्ट्रेलिया, तो आपने क्या वहाँ पर देखा कि क्या हम गलत कर रहे हैं और क्या अच्छा कर रहे हैं? जी, थैंक यू इस सवाल के लिए। जो सबसे मेरी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि जैसे लेट से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे वहाँ जाने से पहले हफ्ते पहले जो केस मैंने ऑपरेट किए थे तो उनका रिकॉर्ड मेरे फ़ोन पे ही रहा था। तो वहाँ पे वो फ्रैक्चर, एक लेटरल कंडाइल का फ्रैक्चर होता है, बच्चों में यूजली कॉमन होता है, वो वहाँ पे 1 घंटे के अंदर रिपोर्ट करता है हॉस्पिटल में। उसको वो उसी दिन शाम को ऑपरेट करते हैं, नेक्स्ट डे बच्चे को घर भेज देते हैं, ठीक हो जाता है। हमारे पास वो फ्रैक्चर 2.5 महीने या 3 महीने के बाद आता है लोकल मसाज करा के, और अब उसकी ऐसी पिक्चर होती है जिसको ना वो प्राइमरी सर्जरी होती है ना कुछ, जिनका उनका भी एक्सपीरियंस नहीं कि इनको कैसे मैनेज करते हैं या क्या कर रहे हैं। तो वो एक मतलब कैटेगरिकल या क्रिटिकल डिफरेंस मैंने देखा कि मैक्सिमम चीज़ें ये वाली जो प्रॉब्लम्स है जो लेट प्रेजेंटेड हो गए, नेग्लेक्टेड हो गए, ये हमारे रीजन में बड़ा कॉमन है। जो हमारा यहाँ बेहतर है वो ये है कि अगर वहाँ पे लेट से उनको एक स्पाइन स्पेशलिस्ट की या एक पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक की कंसल्टेशन चाहिए तो वेट टाइम उनका 4 महीने 5 महीने होगा, उसको बाईपास नहीं कर सकते।
बट हमारे यहाँ है कि अगर आप अभी भी चाहें तो आप जिसको जब मर्जी चाहें आप जाके चेक करा सकते हैं इवनिंग में, बीट प्राइवेट या गवर्नमेंट सेटअप, मतलब वो जो एक्सेस है वो इजी है, बट एट द सेम टाइम वी आर डीलिंग विद अ मच बिगर नंबर, तो वो चैलेंजेस आर एक्सेप्टेबल, वी नो, मतलब वी आर ट्राइंग टू कवर दोस। तो ये एक मतलब क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन थी मेरी हेल्थ की। इसी के साथ हम ये जानना चाहते हैं कि सीनियर सिटीजन्स को रिकमेंडेशन होती है जॉइंट रिप्लेसमेंट की बहुत लास्ट एज पे, तो वो किस तरह से इससे बच सकते हैं, और जॉइंट रिप्लेसमेंट एक्चुअली में क्या चीज़ है, आप क्या बताना चाहेंगे? जॉइंट रिप्लेसमेंट का मैं आपको, अगर एल्डरली की आपने बात की तो मैं एग्जांपल नी रिप्लेसमेंट का रखता हूँ। तो नी रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि हमारे जैसे घुटने एज के साथ आस्ता आस्ता आपस में एक जो वियर एंड टीयर प्रोसीजर होता है, डैमेज होते रहते हैं। तो जब एक क्रिटिकल स्टेज से आगे हो जाते हैं कि वो डैमेज ज़्यादा है, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्पेयर कर रहे हैं, चलने में पेन हो रहा है, बाकी चीज़ें हैं, एट दैट स्टेज हम क्या करते हैं कि हम उनका नी रिप्लेसमेंट ऑफर करते हैं। बट हमारे यहाँ कुछ कॉमन मिथ्स है जिसकी वजह से जैसे क्या होता है कि लोगों को ये लगता है ये बिल्कुल टर्मिनल स्टेज पे ही जाके करवाना है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जॉइंट बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, उससे सर्जरी भी आपकी डिफ़िकल्ट होती जाती है। तो इसकी एक ग्रेडिंग होती है, लेट्स से ग्रेड 1 2 3 4 करके, तो यूजली ग्रेड 4 में हम रिप्लेसमेंट करते हैं, उससे पहले जो बाकी प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज हैं वो करेंगे। तो इसके लिए अगेन मतलब अगर आप जैसे थोड़े से यंग हैं और आप अपनी नीज को ज़्यादा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अगेन एक्सरसाइज और बैलेंस डाइट वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें कहीं ना कहीं जेनेटिक्स का भी थोड़ा सा रोल है कि कुछ में थोड़ा सा जल्दी शुरू हो जाएगा या वो चीज़ होते हैं, वो मतलब बारिंग दोज फैक्टर्स बाकी चीज़ों को हम मैनेज कर सकते हैं। और जॉइंट रिप्लेसमेंट इटसेल्फ इज़ अ वेरी गुड सर्जरी, मतलब अगर किसी को ज़रूरत भी है तो वो पूरा फुल वेट बेयर करके नेक्स्ट डे से चल सकते हैं। जैसे मेरा अपना एक्सपीरियंस अगर मैं आपको ऑस्ट्रिया का बताऊं, तो जो मेरी जॉइंट रिप्लेसमेंट की फेलोशिप है वो ऑस्ट्रिया से थी। तो वहाँ हम जैसे डे की रिप्लेसमेंट होती थी, हम मॉर्निंग में ऑपरेट करते थे, इवनिंग में पेशेंट को चला के घर भेजना है, तो उस तरीके से। ओके जो आपकी जर्नल ओपीडी रहती है, किस तरह का आपका वहाँ पर एक्सपीरियंस रहा है, किस तरह के लोग वहाँ पर आते हैं, और अगर हम क्लासिफिकेशंस देखें क्या यंगस्टर्स ज़्यादा आते हैं या सीनियर सिटीजन ज़्यादा आते हैं? तो मेरी जो अभी की ओपीडी का एक्सपीरियंस है उसमें हमारे पास मिक्स पॉपुलेशन ही है, सारे ही आ रहे हैं, मतलब बच्चे भी हैं, यंगस्टर्स भी हैं, एल्डरली भी हैं, मिडिल एज वाले भी हैं। जो यंग पीपल हैं मोस्टली वो या तो ट्रॉमा की वजह से आ रहे हैं कि कोई फ्रैक्चर्स हैं, या फिर उनका जैसे बैड पोस्चर की वजह से ये क्रोनिक बैक पेन है या कुछ है पोजिशनल और स्पोर्ट्स इंजरी के। जो एल्डरली हैं वो ऑस्टियोआर्थराइटिस या एज रिलेटेड चेंजेस के लिए जैसे रिप्लेसमेंट वाली सर्जरीज होगी, बैक पेन के लिए आते हैं, और बच्चे मोस्टली डिफॉर्मिटीज़ के लिए आते हैं जिनका टेढ़ापन वगैरह। ओके इसी तरह से हम जनरली कभी कुछ मूवीज़ देखते हैं या किसी का मोटिवेशनल लेक्चर सुनते हैं, किसी प्लेयर का सुनते हैं, वहाँ पर हमें कॉमनली ये देखने के लिए मिलता है कि उसे स्पेशली रेस्ट रिकमेंड की गई थी, मगर वो खेल भी लेते हैं, मतलब अपने आप को इतना मोटिवेट कर लेते हैं, तो वो क्या चीज़ें रहती, किस पे वो काम करते हैं कि एज कम्पेयर टू अगर उन्हें रेस्ट का टाइम दिया गया था मगर उनके पास किसी या तो टाइम की कमी थी या उनका एक गोल था लाइफ में कि हमें गोल्ड लेना है या इंडिया का नाम रोशन करना है, तो किस तरह से वो अपनी लाइफ को रिकवर करते हैं? ऐसी क्या मेंटल स्टेट क्रिएट हो जाती है कि वो उठ खड़े होते हैं? देखिए ये काफ़ी ट्रिकी चीज़ है। जो रेस्ट की जाती है वो होता है बेस्ट या ऑप्टिमल जो रिस्टोरेशन और फंक्शन के लिए फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल्स। उसमें ऐसा नहीं है कि अगर हमने लेट से 6 वीक्स बोला तो वो अगर 1000 लोग हैं तो सबको 6 वीक ही लगेंगे, क्योंकि जो बॉडी की हीलिंग है वो पर्सनल है। आपका मतलब जो हीलिंग पोटेंशियल है, आपकी बॉडी आपकी न्यूट्रिशन के हिसाब से डिफरेंट होगा, मेरा डिफरेंट होगा, और अगर एक कोई बीमार बनता है तो उसका वो स्लो रहेगा। तो कई बार क्या होता है कि ये जो 6 वाला गाइडलाइन है ये एक जनरलाइज्ड है। किसी पेशेंट में वो 3 में हो जाएगा, किसी में 4 में होगा, किसी में 6 की जगह 8 में होगा, तो वो चीज़ वेरी करती है। तो अब अगर जैसे आप बोल रहे हो किसी जो हम अक्सर ऐसे बोलते हैं जैसे कोई फ्रैक्चर भी ट्रीट किया कि वेट बेयरिंग एज टॉलरेटेड, उसका मतलब ये हो गया कि हम आपको गाइड नहीं कर रहे हैं कि 10% डालना है, 20% या 30%, जैसा आप टॉलरेट कर सकते हो उस हिसाब से आप वजन डालें, क्योंकि हमारी फिक्सेशन होके तो वही रहता है कि जब आपके पास देश का या वो है एक मोटो इतना ज़बरदस्त है कि आप उसके लिए पुश करते हो अपने आप को, और दूसरा यूजली ये स्पोर्ट्स पर्सन दे आर हेल्दी, दे आर फिट एंड दे हैव अ गुड न्यूट्रिशन, तो उनका हीलिंग जो है वो कंपेयर टू एन एवरेज पर्सन बेटर रहता है।
आप हमारी पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह से वो अवेयर रहें अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग, किस तरह से वो एक्सरसाइज करें, किस तरह से वो अपने डाइट पे फोकस करें, जिस तरह की सारी बातें आपने बताई और हमने समझी, मगर एक क्रिस्प अगर आप बताना चाहें कि किस तरह से अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी है कि अपना पोस्चर मेंटेन करना, जो एक एडुकेट पोस्चर है वो सबसे ज़रूरी है। सेकंड, अपने आप को फिट और हेल्दी रखने के लिए एक्सरसाइज आपकी रूटीन में होनी चाहिए, चाहे वो आप मॉर्निंग में करें चाहे इवनिंग में करें। उसमें नॉर्मल वॉक भी है और उसमें आपका कोर स्ट्रेंथनिंग सबसे ज़रूरी है, बैक, सर्वाइकल स्पाइन। स्क्रीन टाइम कम करना है, जंक फूड्स अवॉइड करनी है। अगर आप कोलाज ले रहे हैं, ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स ले रहे हैं, तो ये आपके बोन से कैल्शियम को बाहर निकालता है, तो वो चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। और उसके बाद जैसे जो प्रॉपर सप्लीमेंटेशन है वो है, और एक्सरसाइज से पहले प्रॉपर फॉर्म, वार्म अप, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में हैं डॉक्टर राशिद अंजुम, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट से डील करते हैं। अगली बार एक नए डॉक्टर के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे, आपसे मुलाकात करवाएंगे उनकी और जानेंगे अलग अलग बीमारियों के बारे में। तो हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि अपने आप को स्वस्थ रखें और अपने दिनचर्या में वो सब चीज़ें लाएं जिससे आप तंदुरुस्त रह सकते हैं। अगली बार एक नए कार्यक्रम के साथ आपसे हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।